मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि BSc पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूं। इनऑर्गेनिक का चैप्टर थर्ड जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातुओं के संकुल के चुंबकीय गुण, ये अपना चैप्टर चल रहा है। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सहनशीलता। अक्सर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, टिप्पणी लिखो, और कभी कभी हाफ क्वेश्चन भी इस पे आपसे पूछ लेते हैं कि चुंबकीय सहनशीलता से आप क्या समझते हैं और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अपन टॉपिक शुरू करते हैं। चुंबकीय सहनशीलता या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है या सहनशीलता है चुंबकीय, ये कोई गुण नहीं है, कोई प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति है। अपन कह दें एक ये पैरामीटर है, एक चुंबकीय प्रवृत्ति किसी यौगिक की है, उसका निर्धारण करने के लिए उसके पैरामीटर्स है, उसके मापदंड है, और उन्हीं मापदंडों को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय सहनशीलता। चुंबकीय सहनशीलता एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष या तुलनात्मक भाषा में उसकी बात की जाती है कि चुंबकीय सहनशीलता बाहर से लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष तुलना कर ज्ञात किया जाता है कि जो कंपाउंड है, जो संकुल है या जो आयन है, मेटल आयन है, वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसमें कितनी सहनशीलता है, उस क्षेत्र को कितना सहन कर सकता है। यदि अपन चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H मान के चले, उसके H तीव्रता मानते हुए उसके सापेक्ष रखें, तो जो अपना कंपाउंड है, जो यौगिक है, जो आयन है, जो तत्व है, उसका क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? B बराबर H प्लस 4πI। यहां पे जो B है वो B प्रायोगिक पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता है कि जो अपन ने कंपाउंड लिया है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी कितनी तीव्रता हुई, उसका मान ज्ञात करेंगे, तो वो है B। और 4πI क्या चीज है कि जो पदार्थ लिया है उस पदार्थ का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसकी कैलकुलेशन निकलेगी 4πI से। अब इसको अपन ने बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से विभाजित कर दे। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अपन ने क्या माना है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अपन ने माना है H। आप ये देखें, ये H बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता H है। इस H से इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करते, तो B ओवर H ओवर H प्लस 4πI ओवर H। क्या मतलब हुआ कि B को भाग किया H से तो B बटे H हो गया, H को भाग किया H से तो H बटे H हो गया, और I को भाग किया H से तो 4π तो कांस्टेंट है ही, I अपॉन H। अब ये जो B ओवर H है, B बटे H है, इसको अपन मानते हैं म्यू, चुंबकीय आघूर्ण, उस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण जो अपने को ज्ञात करना है। और I ओवर H इसको अपन एक कांस्टेंट, स्थिरांक K के बराबर मान लें। इसकी वैल्यू क्या मान ले? K है। तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी? म्यू बराबर 1 प्लस 4πK। ये K आयतन, जो K है अपन ने कांस्टेंट माना है, वो K आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है उस कंपाउंड की जो अपन ने यू लिया है, और म्यू को अपन ने चुंबकीय सहनशीलता कहा है, और K को अपन क्या कहते हैं? पारगम्यता।
जो आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं अपन? पारगम्यता। तो इस इक्वेशन को अपन आगे लेते हैं। पदार्थ का जो चुंबकीय सहनशीलता को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, म्यू और के बीच में 3 परिस्थिति मानते हैं। चुंबकीय सहनशीलता और पारगम्यता के बीच में 3 स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति कि चुंबकीय सहनशीलता के की तुलना में अधिक हो, when mu is greater than k, म्यू का मान k से अधिक है। तो ऐसे में अपन क्या कहेंगे कि सहनशीलता पारगम्यता से अधिक है। और कंपाउंड कैसा होगा इसमें? प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि बाहर से पदार्थ के ऊपर जो क्षेत्र लगा है, चुंबकीय क्षेत्र लगा है, उसकी रेखाओं को उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रवाहित होने वाली रेखाओं को ये अपने अंदर नहीं आने देता, अपने से दूर हटा देता है। क्योंकि म्यू का मान के से अधिक है, पारगम्यता से अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने लगाया है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, उसकी प्रवाहित होने वाली रेखाएं पदार्थ के अंदर से नहीं निकलेंगी, अपितु पदार्थ के बाहर से उससे दूर होती हुई निकलेंगी। और पदार्थ की नेचर क्या होगी? प्रतिचुंबकीय। दूसरी स्थिति, म्यू का मान के से कम है, म्यू इज लेस देन के, या सहनशीलता का मान पारगम्यता से कम है। यूं भी कह सकते हैं कि पारगम्यता का मान सहनशीलता से अधिक है। ऐसी स्थिति में यौगिक अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पदार्थ के चारों तरफ जब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, उसकी रेखाएं प्रवाहित होते समय यौगिक के भीतर से होकर के प्रवाहित होंगी, यौगिक में से होकर के प्रवाहित होंगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये स्थिति दूसरी है। और एक स्थिति हो सकती है कि म्यू का मान के बराबर हो, जो कभी पाया नहीं जाता। प्रायोगिक रूप से ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला, कोई पदार्थ संभव नहीं है जिसमें उसकी चुंबकीय सहनशीलता पारगम्यता के बराबर हो। तो अपने पास 2 स्थिति रह गई। अब 2 स्थिति में अपन ने पहले भी स्टडी की है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है यौगिक, संकुल, तत्व, आयन प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा या लोह चुंबकीय होगा। बीएम की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। म्यू का मान निकालने के लिए बीएम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं EH ओवर या EH बटे 4 पाई MC, और म्यू का मान निकालते हैं अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2। तो n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सापेक्ष ही चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है या चुंबकीय व्यवहार डिस्कस किया जाता है। अपन ने पहले भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी देखा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब अपन ने स्टडी की उस समय भी देखा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन यौगिकों में होंगे वो अनुचुंबकीय होंगे, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उतने ही तत्व या यौगिक जो संकुल है उसका व्यवहार लोह चुंबकीय की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें संक्रमण धातु का जो आयन है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम का +3 आयन, टाइटेनियम का +4 और जिंक का +2। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 0 है और इसकी जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट या परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 0 है। इसका मतलब इवेंट आ गया और नहीं आया। इसका मतलब ये आयन, तीनों आयन प्रति चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन संक्रमण धातु यदि टाइटेनियम +3, वेनेडियम +4, कॉपर +2 में अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या n का मान जो है वो 1 है, 1। और इसका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है, परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो ज्ञात किया गया 1.73। इसका मतलब यौगिक में जब प्रवृत्ति देखी गई तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों आयन अनुचुंबकीय है। संक्रमण धातुओं में यदि आयन अपन टाइटेनियम का ही +2 ले, वेनेडियम का +3 लें और निकल का +2 लें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या या n का मान हो जाता है 2। अब पहले अपन ने 0 लिया, फिर n इक्वल्स टू 1 हो गया, अब हो गया n इक्वल्स टू 2। और जब इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान देखा, परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया तो 2.83 हो गया। देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे और ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आगे आयन लिए संक्रमण धातुओं के वेनेडियम +2, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +2। इसके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 हो गए तो अपन ने कहा n का मान जो है वो 3 हो गया। और जब इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई 3.87। और ये तीनों धातु आयन भी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते। n इक्वल्स टू 4 के एग्जाम्पल लिए जिसमें संक्रमण धातु के आयन थे क्रोमियम +2, Mn +2, आयरन +2, कोबाल्ट +3। n का मान 4। और जब इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 4.90, फिर बढ़ गई। और ये आयन भी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल्स टू 5। अधिकतम द्विकक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अयुग्मित? 5। तो अपन n इक्वल्स टू 5 का एग्जाम्पल लें। इसमें संक्रमण धातु Mn +3, Fe +2। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n का मान कितना है? 5। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन धातु आयनों के पास है। इनकी जब मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आई 5.92। और इन्होंने भी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित किया। तो इन सब एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो जिसमें तत्व में जिस आयन में जिस संकुल में अधिक होंगे वो उतना ही अधिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अब अपन देखते हैं कि चुंबकीय सहनशीलता या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें अनुचुंबकीय के लिए है या प्रतिचुंबकीय के लिए। इसके लिए एक्सपेरिमेंट सेट किया जाता है। ये एक भौतिक ये तुला लेते हैं, चुंबकीय तुला। इस चुंबकीय तुला में ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये विद्युत से संचालित होते हैं। जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये एक तुला है। इस तुला में 2 तराजू हैं। ये तराजू
एक अलग बॉक्स में लगी रहती है जिसमें वजन रखते हैं, वेट रखते हैं। ये तराजू का वो भाग है जहां अपन पदार्थ रखते हैं। ये इसका सेंटर है। जो पदार्थ को रखा जाता है उसको एक शीशी में, पायरेक्स की कांच की बनी शीशी में रखते हैं और उस शीशी को घोड़े की जो पूंछ होती है उसकी बाल से बांध के लटकाया जाता है। सबसे पहले तो तुला को कैलिब्रेशन करते हैं, भारी चुंबकीय क्षेत्र लगा के इसे न्यूट्रल करते हैं, इसका मान दोनों पलड़ों का बराबर करते हैं। उसके बाद घोड़े की पूंछ की जो बाल है उससे नली को बांधकर इस पे लटकाया जाता है। यदि कंपाउंड सॉलिड है तो उसे पीस के भर लेते हैं और यदि कंपाउंड लिक्विड है तो उसको लिक्विड फॉर्म में भर लेते हैं। घोड़े की पूंछ का बाल इसलिए लेते हैं कि एक तो मुड़ता नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड लगने के बाद में टूटता नहीं है, आसानी से नहीं टूटता। तो इन कारणों से कंपाउंड को यहां रख लेते हैं। ये पूरा का पूरा बॉक्स एक कांच का बना हुआ बॉक्स होता है जिसमें कोई दूसरी पावर, कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं रहता। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने पे जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो प्रवाहित होती हैं। पहले बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए कंपाउंड पायरेक्स की जो कांच की शीशी है उसका वजन तोल लेते हैं, उसको अपन कहते हैं W1। ये उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करके, रेखाएं प्रवाहित करके इसका वेट में, वजन में वृद्धि या कमी दोनों हो सकती है, उसका मान ज्ञात करते हैं, वो है W2। वजन ले लिया। अब अपन इसको देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट कि W1 कौन सा वजन है? जब अपन ने इसको बिना चुंबकीय क्षेत्र के वे किया है, वजन किया है, उस स्थिति में कंपाउंड और पायरेक्स ट्यूब का वजन कितना आया, वो W1 है। यदि वो W1 का मान W2 से अधिक है तो यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों प्रतिचुंबकीय होगा? क्योंकि जो इसमें से विद्युत रेखाएं निकल रही हैं वो पदार्थ के अंदर से नहीं निकल रही है, इसके ऊपर से यूं निकल रही है, इसके इधर से यूं निकल रही है। जब वो इधर से यूं निकल रही है तो यौगिक को इसका वजन उठा देंगी, इसमें से अंदर से प्रवाहित नहीं होंगी तो इसको ऊपर उठा देंगी, जिसके फलस्वरूप इस वाली तुला का भार बढ़ जाएगा और अपने को बैलेंस करने के लिए इधर से वजन कम करना पड़ेगा। यह तो स्थिति एक हुई। दूसरी स्थिति कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया, ये चुंबकीय रेखाएं इस पदार्थ के बीच में से प्रवाहित हो रही हैं। इधर से रेखा सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वो यूं करके यूं निकलेगी। इसके फलस्वरूप इस यौगिक में वजन, उन रेखाओं का वजन बढ़ जाएगा, वजन में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होते ही ये वाली जो तुला है ये नीचे की साइड आ जाएगी। इसे बैलेंस करने के लिए अपने को यहाँ पे वजन बढ़ाना पड़ेगा, अधिक रखना पड़ेगा, और ये अधिक वजन रखते ही ये तुला में W2 का मान बढ़ जाएगा W1 की तुलना में। जब W2 का मान बढ़ जाएगा तो अपन कहेंगे कि यौगिक अनुचुंबकीय है, इसका वजन में वृद्धि हो गई। और फर्ज करो तीसरी स्थिति ऐसी बनी कि कंपाउंड का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बढ़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस स्थिति में अपन कहेंगे इसकी प्रवृत्ति लोह चुंबकीय है। W1 is
far far less than W2 या W2 is far far greater than W1। ये तीन स्थितियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं कि चुंबकीय सहनशीलता क्या है और इसका निर्धारण कैसे करते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है, टिप्पणी में पूछा जाता है, किसी क्वेश्चन के पार्ट में पूछ लिया जाता है, तो ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आपके लिए ये सेकंड टॉपिक पे है, चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक जो आज अपन ने कवर किया है। इसे आप अच्छी तरह देख लें और लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, आपको सिर्फ बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जिससे जो भी नया वीडियो बन के अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए और समय रहते आप उसे डाउनलोड या अपने पास संभाल के लाइब्रेरी में स्टोर कर सकें। थैंक यू।